आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में आज के इस टॉपिक में या फिर आज के इस चैप्टर में हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हमने इस टॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज के इस पहले पार्ट में हम चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी कहते किसे हैं, और खासकर इस टाइम फ्रेम में यानी कि 21st सेंचुरी में जब हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस एंड कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड। यहाँ पर भी तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानना है। सबसे पहला, एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इंसान हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उसकी सर्वाइव होने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में एनर्जी साइकिल के बारे में, एनर्जी पिरामिड्स के बारे में देखा कि एनर्जी कितनी ज़रूरत है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हर मोमेंट के लिए जो है आपको एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो एनर्जी जो है वो पुशिंग फैक्टर है या फिर पुशिंग फोर्स है इस पूरे एनवायरनमेंट के, इस पूरे नेचर को जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एनर्जी ही है, लेकिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। इसे नेचुरली नेचर ही जो है वो प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, यानी कि वो खुद को रिचार्ज करता है, ऑटो रिचार्ज करता है। वो कभी भी रिप्लीट नहीं होते या फिर डिप्लीट नहीं होते या फिर वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। वो अनलिमिटेडली हमें इस एनवायरनमेंट में या फिर नेचर में देखने को मिलेंगे। उस तरीके के एनर्जी को हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। वर्ड में ही है कि वो रीन्यू होता है, यानी कि बार बार जो है वो खुद को रीन्यू कर सकता है और नेचुरली जो है वो प्रोवाइड करते हैं या फिर नेचुरली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मैनमेड नहीं होते हैं। फॉर फ्यू एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सनलाइट। हम इन सभी के क्लासिफिकेशंस के बारे में आगे के पार्ट में इन डिटेल पढ़ेंगे कि सनलाइट से किस तरीके की एनर्जी आती है। विंड, टाइड्स, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सभी क्या है हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमें सनलाइट, बस इतना याद रखिएगा कि सनलाइट अबंडेंट है, वाटर भी हमें अबंडेंट है। लिटरली 97% ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट वाटर। तो वाटर है, विंड्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाते हैं। टाइड्स, जियोथर्मल, बायोमास, ये सभी जो है ये नेचर ही हमें प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करके देता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके या फिर इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो एनर्जी इस तरीके के प्रोडक्ट से प्रोड्यूस की जाती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। The energy that is provided by renewable energy resources is used in 5 important areas such as air and water cooling or heating, electricity generation, the rural sector and transportation. इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर इवन जब हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं खासकर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, उन सभी को जो है एलिमिनेट किया जा सकता है इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन 2006 बाई REN21, दरअसल ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो खासकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह देता है, इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स वगैरह जो है वो आगे रखता है। तो एज पर देयर रिपोर्ट, द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन बाय यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू 19.2% इन 2014 एंड इट वॉज इंक्रीज्ड टू 23.7% इन 2015। दरअसल 20th सेंचुरी तक भी हम ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर ही डिपेंड करते थे। थर्मल एनर्जी वगैरह, कोल वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से ही हमें एनर्जी मिलती थी। लेकिन 21st सेंचुरी में जो है हमने और आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चल रहा था और हमें ये भी पता चल रहा था कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्केर्स हैं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जब हम कहते हैं, बेस्ट एग्जांपल कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये कई हज़ारों करोड़ों साल पहले जब डिस्ट्रक्शन हुआ था तो ये सभी जो ट्रीज थे वो अंडरग्राउंड दब गए हैं, जिसकी वजह से वो कोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, ये जिस तरीके से यूज़ करते जाएंगे उस तरीके से डिप्लीट होते जाएंगे। या फिर बेस्ट एग्जांपल ऑयल रिसोर्स वगैरह भी ये परमानेंटली नहीं है, ये खुद को रिप्लेनिश या फिर रिन्यू नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक नेचर फ्रेंडली या फिर एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो है हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ था। तो अब देख सकते हैं कि REN21 के हिसाब से 2015 में जो है लिटरली अगर एवरेज पर देखा जाए तो 24% ऑफ द वर्ल्ड या फिर ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन जो था वो इसी तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी से ही लिया हुआ था।
Many countries have started to invest in these renewable energy resources as these resources will help in maintaining sustainable development. हमने अपने YouTube चैनल पर सस्टेनेबिलिटी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कई वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियोस देखें ताकि आपको इस वर्ड के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो है वो मिल जाए। तो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने भी जो है आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंडिया ने खुद वो इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसके तहत दुनिया भर के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को जो है हमने इस सोलर एनर्जी से या फिर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमने एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया हुआ है। और इंडिया में भी कई ऐसे स्कीम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जिसके तहत ये रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को जो है बहुत ही ज़्यादा पुश दिया गया है। The amount of investment in 2015 was about $286 billion and major sectors were biofuel, solar power, wind and hydroelectricity। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक अमाउंट जो है वो लगाया गया है पूरी दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ में इस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। The existence of renewable energy resources is spread over to a very wide geographical area in comparison to conventional energy resources, which are often concentrated to a limited number of countries. Like the oil and gas are mostly concentrated in Middle East countries. सनलाइट है पूरी दुनिया में पड़ता है, इंडिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, तो कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हम ऑयल कहते हैं तो ज़्यादातर इसके रिजर्व्स स्पेसिफिक जगहों पर ही ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। बेस्ट एग्जांपल जब हम ऑयल कहते हैं तो मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे कंट्रीज़ की बात हम करते हैं। तो इस तरीके के ऑयल रिजर्व्स हमें हार्डली इंडिया में या फिर अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं तो वाटर तो हर जगह अवेलेबल है, विंड हर जगह अवेलेबल है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना ये बहुत ही एक सस्टेनेबिलिटी का एक मैसेज है या फिर ये एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। The use of renewable energy resources in energy generation is resulting in less pollution and has a significant on economic benefits and energy security। जाहिर सी बात है जब हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं तो वहाँ पर कोल, बेस्ट एग्जांपल, कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं, हमें जो है डीप अंडर द अर्थ जाना पड़ता है। जब वो हम खोदते हैं उस ज़मीन को तो वहाँ से कार्बन रिलीज होता है जो कि एडवर्सली इफेक्ट करता है इस पूरे एनवायरनमेंट को। एंड अगेन कोल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पूरे एरिया में भी जो है फर्टिलिटी वगैरह नहीं होती, क्योंकि अगेन क्या आप लैंड फिल्स के द्वारा उसे फुलफिल करेंगे, या फिर जब हम किसी भी तरीके के ऑयल रिजर्व्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो डिप्लीट होने के बाद उस रीजन का क्या, उस एरिया का क्या, और जो है सस्टेनेबिलिटी भी नहीं मेंटेन होती। लेकिन जब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं ये तो लेस पोल्यूशन है, सनलाइट हर दिन आता है तो उसे इस्तेमाल करने से शायद आप पोल्यूशन बिल्कुल इनएविटेबल हो सकता है लेकिन बहुत ही कम पोल्यूशन हो सकता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत ही चीपर रिसोर्सेज से भी जो है इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, चंद एग्जाम्पल्स, विंड एनर्जी, आप यहाँ पर विंड मिल्स वगैरह देख सकते हैं। इसके द्वारा जो ज़्यादा बड़े जो ट्रॉपिक रीजन्स होते हैं वहाँ पर विंड्स बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जब ये विंड मिल्स फिरते हैं, घूमते हैं हवा के प्रेशर से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी, इस तरीके के फोटोवोल्टिक सेल्स के जो पैनल्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ओपन एरियाज में रखते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्टली उन पर पड़े और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाए। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अंडरग्राउंड हमें कई जगहों पर स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं अर्थ के अलग अलग जगहों पर, तो उन स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करके भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो पावर यानी कि वाटर एनर्जी, बड़े बड़े जो डैम्स वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम बनाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं जिन्हें घुमाकर जो है उस वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बायोमास एनर्जी यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलता है नेचर में, उसके द्वारा भी जो है हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम आगे के पार्ट में या फिर आगे के चैप्टर में जो है इन सभी के बारे में इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। Sources of renewable energy. The source could sustain for a longer period of time and can easily be renewed often. सनलाइट आप जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म नहीं होने वाला, हर दिन वो आता है, सन हर दिन टेम्परेचर देता है, हर दिन वार्मथ या फिर गर्मी आपको मिलते हैं, तो आप सोलर एनर्जी जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं। सस्टेनेबल सोर्सेस आर बायोमास, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, सोलर पावर, टाइडल पावर एंड वेव पावर। तो ये सभी जो है ये सस्टेनेबल है यानी कि ये एडवर्सली एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। ठीक है, मैं आपको इस वर्ड का थोड़ा बहुत मीनिंग बता दूं कि सस्टेनेबल वो चीज़ होती है जो आज के नीड्स को फुलफिल करता है
विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द फ्यूचर, यानी कि नेचर को या फिर किसी भी चीज़ को जो है आज के नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करना विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द फ्यूचर, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इससे हमारे फ्यूचर को किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। The sources of renewable energy are known to be less polluting, and therefore the whole world is looking forward to new carbon emission norms where carbon will play a major role in developing new factories and industries। जैसे कि मैंने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप एक्सट्रैक्ट भी कर लें तो कार्बन जो है वो हद से ज़्यादा ऐड होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में ही बात किया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स होते हैं। हमने क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स में देखा कि आमतौर पर जो इंसान इनहेल एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन की बढ़ जाती है तो यहाँ पर एडवर्सिटी जो है एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी जो है जब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन वगैरह ऐड होता है। तो द नेक्स्ट वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और मार्केट अगर किसी पर होगा तो ये कार्बन कंट्रोल या फिर कार्बन एमिशन नॉर्म्स पर ही होगा। They will be rated according to the carbon emission and products that they will be producing will be rated accordingly, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कार्बन जो है आपने एमिट किया हुआ है, इसके तौर पर जो है आपके प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन वगैरह भी की जाएगी। ये फिर अगेन डिफरेंट डिस्कशन है, हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हम आगे के चैप्टर में यानी कि इसी के दूसरे पार्ट में हम विंड एनर्जी, जो टाइडल एनर्जी वगैरह, जैसे कि हमने चंद एग्जांपल्स देखे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सभी के बारे में इन ब्रीफ जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।